आज हम फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ग्रेविटेशन की शुरुआत करने वाले हैं। वैसे ग्रेविटेशन इस चैप्टर में बहुत सारे कंटेंट हैं। हम सारे कंटेंट को धीरे धीरे करके शामिल करते रहेंगे अपने वीडियो में। फिलहाल हम इस वीडियो में जो कंटेंट को शामिल किए हैं और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन, हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ये वीडियो हो सकता है 2-4 पार्ट में आए। आप सभी पार्ट्स को देखते रहिएगा ताकि पूरा का पूरा जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों, ग्रेविटेशन शब्द जो है ग्रेविटी से बनता है और ग्रेविटी ग्रेविटास वर्ड से बना है, जिसका मीनिंग होता है मोशन ऑफ ए हेवनली बॉडी। यानी कि इस चैप्टर में हम हेवनली बॉडीज के मोशन के बारे में जानने वाले हैं। पृथ्वी के जन्म से ही हमने देखा है, या यूं कहें कि हमने जब से जन्म लिया है तब से देखा है कि पृथ्वी पर सभी वस्तुएं नीचे की तरफ ही गिरती है। कभी किसी वस्तु को ऊपर जाते हुए नहीं देखा। चाहे आप गेंद ले लीजिए, चाहे आप कोई वस्तु ले लीजिए, यहां तक कि आपने जब बारिश की बूंदों को भी देखा होगा तो वो भी आपको नीचे आते हुए ही दिखती है, कभी ऊपर नहीं जाती है। सोचिए, इमेजिन कीजिए कितना अच्छा लगता जब सारी की सारी बाउल जितनी भी बूंदे हैं वो ऊपर की तरफ जाती। लेकिन ऐसा होता नहीं। हमने हमेशा ही ये देखा है कि सारी की सारी बूंदे जो है वो नीचे की तरफ ही आती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कारण होगा कि सारी चीजें नीचे की तरफ आती है। जब ये बारिश की बूंदें जब नीचे आती है तो किसी न किसी गड्ढे या किसी न किसी जगह पे एक्यूमुलेट होती है और वहां से भी वो पृथ्वी के अंदर ही जाने की चेष्टा करती है। यानी कि कहीं ना कहीं पृथ्वी के केंद्र की तरफ उसे कोई ना कोई एक बल है, एक फोर्स है जो उसे अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये हमारा सोचना का काम है। ये हमें सोचना चाहिए कि आखिर में ये कौन सा फोर्स है जो किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचता है। जब ये प्रश्न उठता है कि सारी की सारी वस्तुएं नीचे ही क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती है, तब जाकर नाम याद आता है एक साइंटिस्ट का जिनका नाम है सर आइजक न्यूटन। जी हाँ, ग्रेविटेशन की खोज में सर आइजक न्यूटन के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। अगर यूं कहें तो ग्रेविटेशन की पहचान भी आइजक न्यूटन के कारण ही हुई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ग्रेविटेशन सिर्फ आइजक न्यूटन की ही देन है। आइजक न्यूटन से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने ग्रेविटेशन की खोज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिनमें एरिस्टोटल, टॉलमी, कॉपरनिकस, टाइको ब्राहे, कैपलर, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन आदि बहुत सारे साइंटिस्टों का योगदान रहा है। और यहां तक कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट आर्यभट्ट की भी बहुत बड़ी देन रही है। तो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट से। एरिस्टोटल 384 से 322 बीसी के बीच में उन्होंने काफी सारे रिसर्च किए और इस रिसर्च के दौरान उन्होंने अपना जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया। जियोसेंट्रिक का मतलब होता है कि जियो मतलब पृथ्वी और सेंट्रिक मतलब केंद्र में स्थित होना। यानी कि उन्होंने पृथ्वी को पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में बताया और बताया कि पृथ्वी रेस्ट है, यानी कि स्थिर बनी हुई है और सभी के सभी ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र जो है इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ग्रहों के द्वारा किया गया यह परिक्रमण पथ सर्कुलर है। एरिस्टोटल ने मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। यानी किसी ऑब्जेक्ट का मोशन उसके वेट और उसके डेंसिटी ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है। एरिस्टोटल के अनुसार किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड उसके वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है कि अगर किसी वस्तु का वेट आप इंक्रीज कीजिएगा तो उसका स्पीड भी इंक्रीज कर जाएगा। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं। तुलसीदास का एक महत्वपूर्ण दोहा आपने देखा होगा, सुना होगा और हमेशा ही आप हनुमान चालीसा में इसे गाते भी रहते हैं। युग सहस्त्र योजन पर भानु। पर कभी आपने सोचने की चेष्टा की है कि ये क्या है युग सहस्त्र योजन पर भानु?
जी हाँ, यानी कि उस समय आज से लगभग 150 करोड़ साल पहले ही ये बातें बता दी गई थी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी एक युग सहस्त्र योजन के बराबर है। अब हमें इस बात को समझना है कि एक युग सहस्त्र योजन कितना टाइम होता है और कितने के बराबर होता है। एक युग जो होता है वो आपका 12,000 दिव्य वर्ष के बराबर होता है। वहीं अगर सहस्त्र की बात की जाए तो सहस्त्र का मतलब जो होता है 1,000 होता है और योजन का मतलब होता है 8 मील, यानी 8 मील डिस्टेंस को एक योजन बोला जाता है। और आपको पता होगा कि एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है। तो इस प्रकार से ये पूरा कैलकुलेशन हो गया 12.8 किलोमीटर, यानी कि योजन का मतलब 12.8 किलोमीटर। अगर इस पूरे कैलकुलेशन को एक साथ किया जाए तो 12,000 इंटू 1000 इंटू 12.8, जो कि लगभग कैलकुलेशन 15 करोड़ 36 लाख के बराबर आता है। यानी कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी उस समय जो कैलकुलेट करके बताई गई थी वो 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर थी, जो लगभग आज के द्वारा कैलकुलेटेड डाटा के लगभग बराबर मानी जाती है। तो सोचिए कि आज से लगभग 150 साल पहले ही हमने ये बातें बता दी थी, लेकिन तब किसी को हमारे इस डाटा पे विश्वास नहीं था। लेकिन आज हम इन्हीं डाटा को लेकर स्टडी कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें अपने साइंस पर, अपने यहाँ के साइंस पर, अपने यहाँ के कल्चर पर, अपने यहाँ के धर्म ग्रंथों पर और यहाँ के दी गई जानकारियों पर और वैज्ञानिकों पर विश्वास रखना होगा। तभी जाकर ये विज्ञान के युग में हम और हमारा यह देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि हम वैज्ञानिकों की जो प्रतिभा होती है, हमारे यहाँ की जो वैज्ञानिकों का जो टैलेंट होता है, उसे हम हमेशा इसी तरीके से दबा देते हैं और वही चीजें विदेशी खोजकर बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो इस चीज को हम अवॉइड करने की चेष्टा करेंगे, हम अपने चीजों पर भरोसा ज्यादा रखेंगे।